प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। एक ऐसे रचनाकार हैं जो न केवल लिखते हैं कलम से, बल्कि कूंची से भी अभिव्यक्ति को बखूबी पहचान देते हैं और उसे अभिव्यक्त करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप लिखते रहे हैं समाज के वंचित तबकों के ऊपर, और जाहिर सी बात है कि जब वंचित तबके की बात की जाती है तो SC ST OBC और अल्पसंख्यक कह दिया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। उसके अंदर भी तमाम तरीके की विविधताएं हैं, और उन विविधताओं के ऊपर बहुत कम लेखक हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। उसमें से आपका नाम आता है कि आपने पैरेलल रूप से हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समाज की जो विविधताएं हैं उस पर भी आपने लिखा है। कुछ आप अपनी उन रचनाओं के बारे में, या फिर आप कब इस पे लिखना शुरू किए और क्या चीज़ें प्रेरित की, सर उस पर कुछ आप बताएं। देखिए, क्या मैं एक ऐसे समाज में आता हूँ, एक ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ पर जो विस्थापित मजदूर थे, और वो सभी जातियों के थे, वो विस्थापित होकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में वेस्टर्न कोलफील्ड के इलाके में, जहाँ 2 ज़िले हैं, एक छिंदवाड़ा और एक दमुआ, तो जब वो सारे लोग आए तो वो एक सामाजिक संस्कृति का केंद्र था। और सामाजिक संस्कृति में जाति प्रमुख नहीं होती है। तो जब मैंने बचपन से चीज़ों को देखना शुरू किया, और सिर्फ देखा ही नहीं, वो एक परिवार होता था। बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों में जो सारे मजदूर हैं वो एक ही तरह के जीवन शिल्प में रहते हैं। उनके अभाव हैं, उनके संघर्ष हैं, उनकी अपनी त्रासदियाँ हैं, और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उनका जो संघर्ष है वो बोलने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव की चीज़ होती है। तो हमने ऐसे लोगों के बीच में बाल मजदूर के रूप में भी काम किया, और खदानों में अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में काम किया, बॉयलर्स में काम किया, मिट्टी धोई, मतलब इस तरह के तमाम काम किए। तो उसमें जब हम लोग काम करते थे तो हमारे साथ के जो दोस्त हुआ करते थे, तो मिर्ज़ा हाशम भी थे, मोहम्मद फ़ारूक भी थे, प्रदीप डैनियल भी थे, अनिल डैनियल भी थे। इसके अलावा भी जो लोग आए थे उसमें गुजराती भी थे, उसमें आंध्र प्रदेश के लोग थे, उसमें केरल के लोग थे, फिर लोग उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इन तमाम जगहों से आए हुए लोग थे। तो हमने उनके साथ काम करते हुए पहली एक बात सीखी कि अगर हमको ज़िंदगी में कभी कुछ लिखना है या बनना है, तो पहली तो बात यह है कि आप दुआब की परंपरा में रहते हुए ही कोई चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो अपनी भाषा में सेकुलर नहीं होगा वो अपने जीवन में सेकुलर नहीं हो सकता। सर, एक सवाल आता है कि सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस दोनों 2 चीज़ हो जाती है बाइनरी में जब हम उसको देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक भारत में जो भी सोशल जस्टिस की बात की जाती है वो सेकुलर सोशल जस्टिस नहीं है, कम्युनल सोशल जस्टिस है। ये शब्द थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, क्योंकि सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो केवल एक धर्म के अंदर की जो विविधताएं हैं उस पर बात करते हैं। दूसरे धर्म के अंदर की जो विविधताएं हैं उसको बिल्कुल हम या तो पर्दे में रख देते हैं, नहीं तो उसको नकार देते हैं। अब हो सकता है कि उसके पीछे की जो भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनकी अपनी साजिश रही होगी। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं जिस जीवन से आया हूँ वहाँ पर ये चीज़ें थी ही नहीं। धर्म के आईने में देखने का कोई ऐसा हमारे पास ना तो कोई ऐसा वसीला था, और ना ही हम लोग उस तरह से सोच सकते थे, क्योंकि हम लोग एक ही थाली में खाना खाया करते थे। हम लोग जब खेल कूद के लिए जाते थे तो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है।
हम उस सामूहिकता के बारे में जो कि एक तरह की संघर्ष की भूमि तैयार करता है, हम उसके बारे में सोचा करते थे। तो जब ये सोच आपकी विकसित होती है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप एक तरह से डिसॉल्व हो जाती है। मार्क्सवाद में सर आपको बीच में रुकना चाहूँगा। मार्क्सवाद या जितने भी जो सेकुलर राइटिंग है, जिस धड़े के हम लोग समर्थक हैं रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिमों के अंदर की जो जाति व्यवस्था है उसको रेखांकित करके कोई लेखनी नहीं करता है, या हुआ भी है तो बहुत कम है। मतलब उंगली पे गिनने लायक लोग भी नहीं हमें मिलते हैं। लेकिन आप बहुत ही संजीदा और उस पृष्ठभूमि में एकदम रमे हुए एक लेखक हैं, एक चिंतक हैं। आपकी कविताओं में वो चीज़ें दिखती है, आपकी कूंची से दिखती है। इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मुस्लिमों के अंदर की जो विविधता है उसको लेके आप कैसा सोचते हैं सर? देखिए, वो तो देखिए एक दृष्टि है जो लगातार काम करती है, और दृष्टि का जो परिष्कार है वो आपकी राइटिंग में आता है। तो जब वो राइटिंग में आता है तो वो उस तरह से, अगर आप खुद फंडामेंटलिस्ट नहीं होते, मेरा तो बचपन मोहम्मद फ़ारूक के यहाँ, और मेरी जो राइटिंग की परवरिश है वो फजल ताबिश साहब के यहाँ हुई है। मैं उनके साथ ही सबसे ज़्यादा रहता था, और आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग रात को जो हमारे अदीब हुआ करते थे, जैसे ताज भोपाली है, शेरी भोपाली है, कैफ भोपाली है, हम तो अपनी शामें कब्रिस्तान में गुजारा करते थे। तो वहाँ जाकर ये सारे भेद ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम लिखते हैं तो लिखने में वो बात हमारी चेतना में आती नहीं। हमारी चेतना में सिर्फ एक बात आती है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्यता, प्रेम और करुणा, अगर ये तीन चीज़ें हमारी राइटिंग में, ये जो सारे विवाद खड़े हुए, ये बहुत बात के विवाद हैं। नहीं सर, बीच में रुकना चाहूँगा आपको कि जो अस्मितावादी जो विमर्श है, जो जाति को लेके है, जातीय दंश को लेके है, जातीय उत्पीड़न को लेके है, या फिर हाशिए पे वो रह गए इसको लेके है, तो ये चीज़ें उधर भी है। जिस तरीके से हम दलित जीवन की व्यथाओं के बारे में, उनकी कैसे और बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में, आदिवासी जीवन के बारे में, पिछड़े जीवन के बारे में, कामगार जातियों के बारे में जैसे लिखा जाता है, उस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर का जो जाति है, जैसे उदाहरण के लिए यदि लेना चाहूँ तो प्रत्यक्ष एक मिलता है कुंजड़ का साई, जो अनवर सुहेल साहब ने लिखी। इस तरीके से और बिस्मिल्लाह साहब ने कुठाओं लिखी, झिनी झिनी बिनी चदरिया लिखी। उस एक डिबेट का मुद्दा है वो, कि उसमें जो चीज़ें हैं उसको किस रूप में आना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसे रेखांकित करके जो चीज़ें लिखी गई थी वो सेकुलर जमात के जो लेखक हैं उनकी रचनाओं में क्यों नहीं है? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो विमर्श है ना, ये लगभग 80s 90s के बाद से खड़ा हुआ विमर्श है, और इस विमर्श को खड़ा किया गया है। ये अपने आप में विमर्श था नहीं, हम लोगों की संस्कृति में कहीं ये विमर्श नहीं था। तो जब आप किसी चीज़ को एनकैश करना शुरू करते हैं, जैसे दलितों ने किया, जैसे दूसरी जाति के लोगों ने किया, तो ये सब प्रायोजित विमर्श है। प्रायोजित विमर्श नहीं है सर। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा फिर कि एक मोमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, चूँकि हम लोग इस पर थोड़ा बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं। 1904 में मोमेंट कॉन्फ्रेंस बना था, और ये मोमेंट कॉन्फ्रेंस का मुख्य ध्येय यही था कि देश में जब पोलराइजेशन किया जा रहा था, हिंदू और मुस्लिम, मतलब एक तरफ EMU स्कूल ऑफ थॉट और दूसरी तरफ BHU स्कूल ऑफ थॉट, इन दोनों के बीच में जो फेनेटिज्म जो पनप रहा था उसको कुंद करने के लिए मोमेंट कॉन्फ्रेंस बनाया गया था। जो पिछड़ी जमात के मुस्लिम थे, कामगार थे, जो देशज अपने आप को कहते हैं, उनका बनाया हुआ है। 1904 में इन लोगों के सभाएं, गोष्ठियाँ, आपस में तालमेल, ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। 1920 में ये रजिस्टर्ड संस्था बन गई, और आज़ादी के समय में जो बंटवारा होने वाला था, इसका इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया, जो लिखित रूप में है। सर सैयद अहमद खान साहब भी अंग्रेज़ों को अपने लुभाने के लिए कहते हैं कि बज्जात जुलाहों ने आपका विरोध किया था, हमने नहीं किया था। लिखित है असबाबे बगावे हिंद में। उसके बाद से मैं एक ऐसे ही बता देना चाहता हूँ सर, और मुझे लगता है कि आपके कान में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बड़े एक चर्चित और सरोकारी लेखक हैं। और इसके बाद से क्या होता है कि जब बंटवारे के समय में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जब अड़ गई, और जिन्ना जब डिमांड कर दिए कि नहीं पाकिस्तान बनना चाहिए, तो इन लोगों ने उस समय 15,000 की संख्या में रैली की थी इंडिया गेट पे। 3-4 दिन तक जलसा चला कि बंटवारा नहीं होने देंगे।
तो ये विमर्श तो उसी समय से चल रहा था, बल्कि रिवर्स में देखा जाए तो आज़ादी के बाद जो इनको स्पेस मिलना चाहिए और इसमें ये लोग और बेहतर तरीके से इस मूवमेंट को चला के समाज में एक और सामंजस्य प्रसारित कर सकते थे, उसको रोक दिया गया। और ये कहा जाता है अभी, जैसे अभी मोदी ने कहा जो बात, तो वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बिहार में देखा जाए तो 78 में ही जो आरक्षण लागू किया था कर्पूरी ठाकुर ने, तो उस समय क्या था कि पिछड़े के साथ साथ अति पिछड़ों का भी वर्गीकरण किया उन्होंने। वो एक डिबेट का इशू है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे पिछड़ा कमज़ोर हो गया, लेकिन 35 साल से पिछड़े की सरकार है तो कमज़ोर कैसे हुआ, ये भी माना जा सकता है। तो उसमें जो कामगार जातियाँ थी, जिनको हम पसमानदा कहते हैं, उनको अलग से एलोकेट कर दिया गया, एलोकेट किया गया। तो बिहार का जो सामाजिक न्याय है वो बहुत ही सेकुलर सामाजिक न्याय है, मतलब वहाँ पुलिस में भी हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। बाकी देश भर के जितने लिबरल साहित्यकार हैं, लिबरल हिस्टोरियंस हैं, लिबरल आइडियोलॉग हैं, उनकी रचनाओं में, उनकी पॉलिसी में कहीं सेकुलर सामाजिक न्याय नहीं दिखता है। पुलिस है तो केवल हिंदू पुलिस है, जज है स्टेट लेवल के जुडिशरी का तो खाली हिंदू जज है। तो ये चीज़ें हुई, तो मैं सर थोड़ा सा इधर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि ये कि आज़ादी के बहुत पहले से कुछ निजी हितों के लिए या दो जातियों के हित के लिए, राष्ट्रहित कहिए सर, नहीं उसको राष्ट्रहित कहना, यदि हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था और एक तबका कह रहा था कि नहीं बंटना चाहिए, जो मैक्सिमम लोगों की आवाज़ थी और उसके साथ जो खड़ा है, तो उसको तो राष्ट्रीय हित की बात कही जाएगी। यदि मुस्लिम हित की बात करता है तो वो तो बंटवारे के समर्थन में खड़ा होता है कि हमें पाकिस्तान मिल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्तरों पे पोलराइजेशन हुआ है और ये आज़ादी के बहुत पहले से शुरू हो गया है। और राजनीति ने अपना जो रोल अदा किया है वो वोट के लिए किया है, वो सत्ता के लिए किया है। तो उन लोगों को भी पोलराइज किया गया जो उन तबकों के थे जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में घुसपैठ नहीं हुई, वहाँ तोड़फोड़ नहीं हुई। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है पोलराइजेशन की, और अब तो ये वैश्विक है। आप क्या समझते हैं, ट्रम्प क्या कर रहा है, या यूरोप क्या कर रहा है, या चर्च क्या कर रहा है? ये सिर्फ सत्ता का सारा खेल है। लेकिन जो लोग बहुत समझदार हैं, जो परंपरा से आए हैं और जिन्होंने उस संस्कृति को देखा है, उनके भीतर नहीं है। वरना यहाँ पर भी आते आते जो लेखक अभी भी अपनी उस दृष्टि का ही विस्तार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि देश को विभाजित करने वाली जो शक्तियाँ हैं और जो शक्ति केंद्र बने, अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, अब क्या नहीं चल रहा है। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, बिहार की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, केरल की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन आप यही बात दूसरे राज्यों के बारे में नहीं कहेंगे जहाँ पर कि कम्युनलाइजेशन हो जाता है। अब दिल्ली जैसी जगह में हो गया, अब आप क्या करेंगे? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो विशुद्ध रूप से सत्ता के अर्जन के लिए लगातार सक्रिय है, रहेगी, और ये जो टूट फूट है वो इस देश में चलती रहेगी। लेकिन वो जो अदीब हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक चेतना के लोग हैं, अगर वो कॉन्शियसनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी तो ये देश कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। बेसिकली ये जो बात की जा रही थी अस्मिता से जुड़ी हुई, और अस्मिता की जब बात की जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी भाषा, उसकी जाति, उसके खान पान, सांस्कृतिक उसका जो एक कलेवर होता है वो उसमें शामिल होता है। मुस्लिमों को अभी तक जो देखा जाता रहा है वो केवल अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है। तो जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जब राजनीति होती है या उनका जब विमर्श होता है तो बहुसंख्यक में तो ब्राह्मण्स आ जाते हैं, मतलब हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं। तो ठीक उसी तरीके से अल्पसंख्यक के जो ठेकेदार हैं, जो अशराफ तबका जिनको पसंदीदा विमर्श कहता है, शेख, सैयद, खान, पठान, तो वो आ जाते हैं। तो उसके इतर की जो जनता है, जो इस देश को बनाता है, जो अपने श्रम से सींचता है, उसके बारे में लेखनी नहीं होती थी। सर बेसिकली हम यही जानना चाह रहे हैं कि इस पे आखिर क्या कमियां रहेंगी, इस पे लोगों का नज़र नहीं। देखिए क्या है कि आप किसी जीवन में किस हद तक धंसे हुए हैं, कितना उस जीवन को आपने अंगीकार किया है, और कितना वो आपकी प्राथमिक रूप से अनुभूति से, जो आप खान पान और ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं, ये प्राथमिक रूप से अनुभूति के हिस्से हैं। अब जैसे मुझे अगर मैं मांसाहारी हूँ तो मैं मांसाहारी इसलिए हूँ कि मैं मुस्लिम मेरे दोस्त थे, मैं उनके घर जाया करता था,
हमारे घर में था ही नहीं, लेकिन आ गया हमारे घर में। तो कुछ चीज़ें जो हैं आप कितना भी रोकना चाहें, तो जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं और जिनका संबंध आपकी 5 इंद्रियों से है, और वो 5 इंद्रियां अपना काम करती रहती, 5 इंद्रियों को आप कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते। तो जो ऐन्द्रिकता साहित्य में कही जाती है, वो ऐन्द्रिकता इसी बात की है, वो जीवन के बारे में भी है, समाज के बारे में भी है, जाति के बारे में भी है, सारी चीज़ें। लेकिन उससे ऊपर उठकर आप अपनी उस ऐन्द्रिकता में चीज़ों को फिल्टर करके किस तरह से लिखते हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं लिखा गया, अगर आप देखें तो एक बहुत लंबी परंपरा है। आज भी कोई अमीर खुसरो को भूला है? आज भी उसका गाना हम लोग दिन रात गाते हैं। उसी तरह से मीर है, गालिब है, और एक पूरी लंबी परंपरा है। वो तो फिर वही सामाजिक संस्कृति वाली बात आ गई सर। हम यहाँ पे एक जो बात आपसे करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो विमर्श का है। और विमर्श देखिए क्या है, अस्मितावादी है, और वो केवल हिंदू और मुस्लिम वाला हो जाता है, उर्दू और हिंदी वाला हो जाता है। देखिए ये जो चल ही रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये जो विमर्श है, विमर्श आपको कहीं नहीं ले जाता। भारतीय साहित्य में विचार विमर्श कहा जाता है। विचार को गायब कर दिया आपने। जब विचार को गायब करेगा तो विमर्श कहीं नहीं ले जाएगा आपको। इसलिए जितने भी अस्मिता मूलक विमर्श चल रहे हैं, आप बताएं, स्त्री विमर्श की बात हो, दलित विमर्श की बात हो, या दूसरे विमर्शों की बात है, अगर आप उसका हासिल देखना चाहें तो निष्कर्षीय रूप में आपको कुछ नहीं मिला। आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप बात। उसी तरीके से आदिवासी जो साहित्य है, देखिए मैं आपकी एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में तो दलित साहित्य ने, दलित चेतना ने, क्योंकि अंबेडकर थे वहाँ पर और भी लोग थे, तो वहाँ ये बात मानी जा सकती है। लेकिन वो दलित विमर्श जो वहाँ से दूसरे इलाकों में फैला है, वो आत्मकथा तक जाके सिमट गया है। आज भी आपको दलित विमर्श में ओम प्रकाश वाल्मीकि तो याद आ जाएंगे। उसके बाद की जो आत्मकथाएं आई हैं, वो लगभग जैसे कि आप आत्मकथा में अपने उन त्रासद अनुभवों के अलावा बाकी लोगों के जो त्रासद अनुभव हैं उसमें शामिल होकर कहाँ आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मुसलमान के जो त्रासद अनुभव उसी समाज में जहाँ पर दलित कथाएं लिखी गई वो नहीं है? वो भी है। ये तो लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें लेता है और क्या चीज़ें नहीं लेता। तो ये जो अस्मिता का लेखन जो है वो आत्म में केंद्रित हो गया है। वो आत्म में केंद्रित हो गया कि हम हैं, अब हम और किसी चीज़ को नहीं सुनेंगे। हमारे लोग जो लिखेंगे वो प्रामाणिक है, बाकी कोई चीज़ प्रामाणिक है ही नहीं। प्रेमचंद से लेके तमाम लोगों ने लिखा है। प्रेमचंद को भी आपने एक तरह से इग्नोर कर दिया, हिंदी के लोगों ने इग्नोर कर दिया, दलितों ने इग्नोर कर दिया। ऐसा थोड़ी कि वहाँ नहीं आया। आप उस पूरे ज़माने का गद्य साहित्य जब आप पढ़ेंगे, और इसको आप भारतेंदु से पढ़ना शुरू कीजिए। भारतेंदु गज़लें भी लिखते थे, त्रिलोचन गज़लें लिखते थे, निराला गज़लें लिखते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गज़लें लिख रहे थे, वो उस जीवन को जान रहे थे। तो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब अपने समय में किसी तरह की, और ये जो अस्मिता मूलक विमर्श है, ये सब बाहर की, पश्चिम की देन है। उनको पढ़ा, स्त्री विमर्श शुरू हो गया। उनको पढ़ा तो जैसे दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक का है वैसे दलित हो गया। तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें, जो समस्याएं हैं, और साहित्य का काम रहा भी है कि ये किसी भी जन जागरण के आगे एक मसाल का काम करे। मैं राजनीति नहीं कह रहा हूँ, जन जागरण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जब पीपुल्स मूवमेंट होता है तो उसके अपने एक साहित्य तैयार होते हैं, उसके अपने एक नारे तैयार होते हैं, उसके अपने झंडे तैयार होते हैं। जैसे मार्क्सवाद में रहा, मार्क्सवाद के साथ साथ किसान आंदोलन के साथ रहा, मजदूर आंदोलन के साथ रहा। आप एक चीज़ देखिए, किसी भी तरह के विमर्श में वहाँ मैं खुद प्रोग्रेसिव हूँ, जितने भी वाम के संगठन हैं ज़मीन पर तो गायब हो गए। ज़मीन पर जब काम नहीं होगा तो लोगों के अनुभव में वो चीज़ें कैसे आएंगी? किसी मार्क्सवादी लेखक को आपने देखा है कि वो अपना झोला उठा के चला जाए कि मेरे को इस प्रोजेक्ट पे काम करना, मुझे ये स्टडी करनी? अपवाद हैं।
लेकिन ये उस तरह की चीज़ हो नहीं सकी है। वामपंथी पार्टियां 3-3, 4-4 में लेखक संगठनों में विभाजित हो गई। इसका क्या मतलब है? आप एक ही नहीं हो पाए। उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है, हमने भी बहुत करीब से देखा है, हम देखिए वही सारी चीज़ें हैं। तो ये जो विभाजन है ना, ये विभाजनकारी जो ताकतें हैं वो हमारे भीतर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर नहीं। जब आपको अपना फ़ायदा देखना होगा तो आप क्या करेंगे? ये हमारा संगठन है। लेकिन एक समतामूलक जो दृष्टि होती है, जो पैमाने पे जो कसी गई है, जिसका प्रतिफल दिखा है समाज में, आंदोलन में, राजनीति में और निर्माण में, तो उन चीज़ों के तहत तो हम दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य या फिर जो पिछड़ा विमर्श या फिर जो पासमानदा मुसलमानों के अंदर का जो एक जाति का विमर्श, उसको हम नकार नहीं सकते सर। देखिए, आप इतिहास में जो चीज़ें आ गई हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इतिहास का एक सिद्धांत है, करेंटली भी बात, वो भी इतिहास में जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो इतिहास में नहीं जा रहा है। एक बार अगर वो दृश्य में आ गया है, लिखित में आ गया है, वाचिक में आ गया है, तो वो इतिहास का हिस्सा हो जाता है। इतिहास के बारे में क्या कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के ज़माने से आपने जो इतिहास लिखा वो गोल्डन पीरियड का लिखा है। गोल्डन पीरियड के बाहर जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं, हाशिए की बात कर रहे हैं, वहाँ जो चीज़ हो रही है उसको केंद्र में लाया नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ हो नहीं रहा, वहाँ हो रहा है, कम स्तर पर हो रहा है, लेकिन आपने वहाँ जाकर उन सारी चीज़ों को मेन लाइट में लाने का कोई काम ही नहीं किया। चूँकि सांप्रदायिकता को कुंद करने के लिए मानी जाती है कि जो न्याय है, खास करके न्यायोचित जो व्यवस्था है, और समाज में जो अलग अलग तरीके के जो विमर्श हैं, जैसे दलित आंदोलन मजबूत होगा या फिर अभी संविधान जो दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं न्याय का एक प्रतीक है। तो न्याय के प्रतीक जब सामने आएगा तो जो एक धर्म का प्रतीक लेके जो लोग सामने चल रहे हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है। तो ये तो केवल बात हो गई हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए। मुस्लिमों के अंदर भी यदि उनके अंदर की जो पिछड़ापन है, उनके अंदर की जो जहालत है, उनके अंदर की जो अशिक्षा है, भुखमरी है, बीमारी है, यदि इस पर भी बात किया जाए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको लोकेट किया गया है पिछड़े वर्ग में, और उनके लिए अलग से पॉलिसी बननी चाहिए या बनी भी है, तो वो कितनी इम्प्लीमेंट होती रही है, तभी तो वहाँ भी हम चीज़ों को लेके जाएंगे ना। उनके अंदर जब धर्म से वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो भी तो धार्मिक उन्मान्यता में रहेंगे जिस तरीके से हिंदू धर्म में लोग रहते थे। तो ये विमर्श आके इधर की चीज़ों को यदि कंट्रोल किया है, थोड़ा रिफाइन किया है, तो आपको नहीं लगता है कि उधर यदि बातचीत हो तो वो लोग भी रिफाइन होंगे? देखिए, मैं बताऊँ, इरफान हबीब साहब से लेकर हमारे यहाँ के जितने इतिहासकार हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, फिर वही मुस्लिम वाली बात उन्होंने की है और सेकुलरिज्म वाली बात की है। इरफान हबीब साहब का एक कोई टेक्स्ट नहीं है सर जिसमें मुसलमानों के अंदर की विविधता हमें मिली हो। आपको मिली है? जिसमें उन्होंने पसमानदा तबकात की बात की हो या मुस्लिमों के दलित तबके की बात की हो, कि मुगल एरा में उन्होंने तमाम बातें की, इकोनॉमिक्स पे बात की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की कि जो लोहार तबका है मुसलमानों का, जिसको लोहारू कहते हैं, तेली हैं, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं, उस दुनिया में ये लोग गए ही नहीं हैं जी। तो वो जाना नहीं चाहते ना सर, ये भी तो हो सकता है कि उस पर वो ठेकेदारी करना चाहते हैं अपना, कि भाई मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हम रहें और हम जहाँ जो चाहें वो करते रहें, चाहे हम उसको पॉलिटिकल अपना फ़ायदे के लिए हम जहाँ इशारा करें वहाँ वोट दे वो, या फिर हम जिस तरीके से जिसको बैलेंस करना चाहें वैसा बैलेंस करें। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि वैसी हैं जो आज राजनीति करते हैं, मुसलमानों में एक बड़े लीडर हैं, तो वो हिंदू दलितों की तो बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के जो दलित हैं, यानी अपने मजहब के अंदर के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, इनको अरजाल और अजलाफ कहते हैं। पूछा जाना चाहिए जी, ये सवाल पूछिए। इसी पे सर एक आपका एक टिप्पणी सवाल पूछेंगे। अच्छा, जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तब तक उसका कोई हल भी नहीं निकलेगा। इस पे आपकी एक टिप्पणी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही एक सारगर्भित और बहुत ही इंक्लूसिव आपका मिजाज रहा है लेखनी का और व्यक्तिगत रूप से भी, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो समाज में रहा हूँ, मैंने लिखा भी है, तो वहाँ भी क्या है, एक बात मैं बताऊँ कि जिस हद तक आप पहुँचना चाहते हैं ना, वहाँ पर इन्हीं सारे लोगों ने बहुत सारे बैरिकेड खड़े करके रखे। मैं कई बार फिल्में बनाने गया, लेकिन वो एक सीमा के बाद फिर वो रोक देते हैं, इस इलाके में आप नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग वैसा सोचते नहीं हैं या वैसा करना नहीं चाहते। मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की राजनीति हो, या आप यूरोप में चर्च की राजनीति की बात करते हैं, क्रिश्चियन की राजनीति की बात करते हैं, ये आपको
उस सच तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे बैरिकेड्स खड़े करके रखे। तो आखिर जो बैरिकेड खड़ा उधर कर रहे हैं सर, जिस तरीके से हम इधर हिंदू धर्म के अंदर जो एक सतत अपने तमाम तरीके के व्याधियों और समस्याओं पे बात करता है, लिखता है, और जिस वजह से इसमें जो अलग अलग तरीके के जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, ये चीज़ें उधर नहीं हो पा रही है। और उधर नहीं होने के पीछे तो ये तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नेशनल जो डिबेट है, या फिर चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो सोशल पोलराइजेशन का हो, उन सब चीज़ों में तो एक बाधक तो है ही है। तो बाधक है तो उसमें बाधक तब तक रहेगी जब तक कि बहुत यूनिटी के रूप में, यूनिफाइड ढंग से लोग इकट्ठे नहीं होंगे और चीज़ों का प्रतिरोध जिस स्तर पे करना है जब तक नहीं करेंगे। बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, पर हम लोगों को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि जो चीज़ें जहाँ हो रही हैं वो अपना एक आकार लेंगी। मैं किसी चीज़ से ना उम्मीद नहीं होता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद से दुनिया भी कायम है और मूवमेंट भी कायम है और बदलाव भी। चलते चलते सर, आप अपनी कुछ रचनाओं का नाम दर्शकों के लिए आप बता दीजिए जिसमें आप इसका जिक्र किए हों, ताकि लोग थोड़ा सा उसको भी जानना चाहें, है ना। मेरी एक किताब है दिल का किस्सा। हाँ। उस किस्से में इस तरह के बहुत सारे प्रसंग आए हैं। उसी तरह से एक किताब है अर्थ जल, उसमें भी आपको आर्टिकल मिलेंगे। मेरी कम से कम 52 किताबें हैं। अब उन सारे किताबों का नाम लेने का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैंने कविताओं में, ख़ास तौर पर निबंधों में और संस्मरणों में इन सारी चीज़ों को उठाया है। और मैं बेसिकली कभी होने के साथ नॉन फिक्शन राइटर हूँ। मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा, क्योंकि उसमें आपको अपनी कल्पना का और झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जो सोशल रियलिज़म के बिल्कुल नज़दीक कोई विधा जाती है तो वो नॉन फिक्शन की जाती है, तो मैं उसी में लिखता हूँ। डायरी है मेरी, 6 डायरी हैं, इन सब में उसका चीज़ों का जिक्र आता है, वो समाज के चित्र हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया और अपनी लेखनी से दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, क्योंकि आपकी जो कवि का कद है वो सबसे बड़ा है, लेकिन ये जो चीज़ें विमर्श वाली है, ये जाहिर सी बात है कि लोगों को जब पता चलेगा तो आपका एक जो दूसरा कद है या फिर आपका एक दूसरा पहलू है लेखनी का, वो भी लोग जानेंगे उसको। बहुत शुक्रिया। मेरी एक किताब है मनुष्यता की इबारतें, जो डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, आप जानते होंगे, उर्दू और हिंदी के बीच में पुल बनाने वाले सबसे बड़े राइटर हैं। वो उन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया है। बहुत बहुत अच्छी बात है, इसको भी देखा जाएगा, और जाहिर सी बात है आपसे हम लोग जुड़े भी रहेंगे, और समय समय पे हमें कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम आपसे लेने की दरख्वास्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। धन्यवाद सर।